आईटीआई लो आईटीआई का फॉर्म आ गया। आपके मुझे बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हुए हैं और मेरे इनबॉक्स में भी बहुत सारी क्वेरी जनरेट हुई कि आप फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, हमें इसकी जानकारी बताएं। तो इन सारे मैसेजों के लिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो समय सारणी जो जारी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बाहर के राज्यों के लिए और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए डेट दे दी गई है जो 2 जून 2023 से चालू होगी और 25 जून 2023 तक चलेगी। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन इन डेटों पर किया जाएगा। आवेदकों द्वारा त्रुटि सुधार के लिए एक डेट दे दी गई है जिसमें 12/6/2023 से लेकर 25/6/2023 का समय दिया गया है। इसमें वो प्राथमिकता क्रम का जो चयन है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं और जिस संस्था में उन्हें एडमिशन लेने के लिए दिया है उसको भी बदलाव कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कोई त्रुटि हो गई तो उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। प्रथम सूची का जो डिस्प्ले होगा वो ऑनलाइन एसएमएस के द्वारा आवेदकों को सूचना मिलेगी। उसकी डेट है 27/6/2023। प्रथम सूची में चयनित आवेदकों के लिए प्रवेश की जो डेट आई है वो 28/6/2023 से लेकर 3/7/2023 तक चलेगी। कुछ पॉइंट्स जो आपको हमेशा फॉर्म भरते समय जरूरी, जैसे मैं हर फॉर्म में बताता हूं, हमें ध्यान में रखना। पहला है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। आप सभी को, चाहे वो मध्य प्रदेश के निवासी हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर के, दोनों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तभी आप इसमें पार्ट ले पाएंगे। अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब जो कि दूसरे स्टेट से जो लोग आए वो भी इस बार अप्लाई कर पाएंगे। एडिटिंग फैसिलिटी इन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि अब आप एडिटिंग कर पाएंगे चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मैंडेटरी, ये दोनों मैंडेटरी फील्ड रहेंगी इस बार। चॉइस फिलिंग अप टू 100 ऑप्शंस। अब इसमें उन्होंने यहाँ पर आपको 100 ऑप्शंस दे दिए चॉइस फिलिंग के लिए। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप हो सके उतनी आपको यहाँ पर ऑप्शंस लेने हैं, जिससे कि जब प्राथमिकता का क्रम का चयन हो तो आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाए। ऑल अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन ईमेल एंड मोबाइल, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा और जो मोबाइल होगा उसमें एसएमएस और ईमेल के माध्यम से जानकारी भेजी जाएगी। तो ये 6 पॉइंट है, इनको हमें ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। आइए आगे देखते हैं। पोर्टल चार्जेस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ऑनलाइन काउंसलिंग का जो पोर्टल चार्ज है वो 65 रुपए इस बार निर्धारित किया गया है। ये 65 रुपए जो है इसमें 15 रुपए रजिस्ट्रेशन के हैं और चॉइस फिलिंग के जो है वो 50 रुपए हैं। एडिटिंग इन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में यदि किसी भी प्रकार की आप एडिटिंग करते हैं तो आपको 8 रुपए 50 पैसे देने होंगे। एडिटिंग इन ट्रेड एंड कॉलेज प्रेफरेंस, यदि आप अपने ट्रेड में और कॉलेज प्रेफरेंस में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो उसकी शुल्क जो है वो 8 रुपए 50 पैसे तय की गई है। न्यू चॉइस फिलिंग के लिए जो राशि इस बार निर्धारित की गई है वो 50 रुपए की है। यदि आपने पहले जो चॉइस फिलिंग करी है आप उसको बदलाव करना चाहते हैं तो 50 रुपए देकर आप इसमें भी बदलाव कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और यूपीआई के माध्यम से भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। ऑल अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इन सबसे जुड़ी जानकारी जैसे जैसे आप इसमें एडिटिंग वगैरह करेंगे आपको मोबाइल और ईमेल पर दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस बार। 10th क्लास की मार्कशीट एज पर ट्रेड रिक्वायरमेंट, जो भी ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको मार्कशीट लगेगी। वैसे तो 10th की मैंडेटरी है। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये पिछले बार भी था, इस बार भी आपको रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रिजर्वेशन जो कैंडिडेट होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो दिया गया वही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का लगेगा ओबीसी छात्रों के लिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है डिसेबिलिटी का, यहाँ पर वो लगने वाला है। अदर डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, और इसके अलावा जो भी अलग डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं जो एडमिशन में लग सकते हैं, जैसे कि आपको आधार कार्ड लग सकता है, आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र मैंने बता दिया है, फिर आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, इस तरीके के तमाम डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो तो लगने ही वाले हैं। लैंड इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर फॉर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको अपनी भूमि स्वामित्व, जो उनके माता पिता हैं उनके पास जो भूमि का स्वामित्व है उसकी जानकारी रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित की हुई जानकारी देनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपको जैसे पहले ही पता है, जैसे पहले ई प्रवेश में होता था इस बार भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन ये लोग करने वाले हैं। वेरिफिकेशन विल बी डन एट गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज वेयर सीट इज अलॉटेड, तो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में जहां आपको सीट अलॉट हुई है भाई साहब वहीं जाके वेरिफिकेशन कराना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आफ्टर लास्ट एडमिशन लिस्ट देयर विल बी नो अदर एडमिशन प्रोसेस, लास्ट लिस्ट वो जब निकाल देंगे तो उसके बाद कोई भी अलग एडमिशन की प्रोसेस नहीं चालू होगी,
इसको ध्यान रखें। डू नॉट सबमिट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट वेरिफिकेशन सेंटर। ये कई बार सामने आया है कि आप में से कई लोग जाके अपना वेरिफिकेशन कराने के बाद अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वही सबमिट कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है, आपको वहां वेरिफिकेशन कराना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने वापस ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एडमिशन की क्या प्रोसीजर होगी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन इन फर्स्ट अलॉटमेंट देन हिज एडमिशन विल बी कैंसिल्ड एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। अगर उसका एडमिशन में फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें अलॉटमेंट आ जाता है और यदि वो एडमिशन नहीं लेता तो उसकी एलिजिबिलिटी कैंसिल कर दी जाएगी, फर्दर वो किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएगा। इफ सीट इज अलॉटेड टू कैंडिडेट देन ही कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि उसको सीट में अलॉट हो गई है तो उसके बाद वो अपग्रेडेशन में भी जा सकता है, मगर इसके लिए उन्होंने 2 क्लॉज लगा दिए। 2 क्लॉज कौन से हैं? वो 13.1.4, 13.1.5 दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। आवेदक चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ले तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प ना ले। अब यहाँ पर बोल रहे हैं एडमिशन ले लो मगर अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं दे। यदि अभ्यर्थी उसे आवंटित विकल्प से संतुष्ट है तथा वह अपग्रेडेशन के लिए इच्छुक नहीं है तो वह प्रशिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। अगर आपको जो मिल गया है आपने उसी में एडमिशन ले लेना है तो फिर आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप प्रवेश शुल्क जमा कर लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश दे दिया जाएगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। यदि आपको जो आवंटन आया है और आप उसी आवंटन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फीस जमा कर देनी है, आगे कुछ नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? आवेदक चाहे उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ना ले। यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प अनुसार प्रवेश नहीं लेना है और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना है तो इस स्थिति में उसे प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं करना है, किंतु पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करनी है। अब जो उसे आवंटित आपको हो गया मगर अब आपको लग रहा है कि भाई इसमें एडमिशन नहीं लेना है और मुझे दूसरे ऑप्शन पर जाना है तो आप अपग्रेडेशन वहां पर चुन सकते हैं। अपग्रेडेशन के लिए जाइए, प्रशिक्षण शुल्क जमा मत करिए। अब अपग्रेडेशन की सहमति वहां पर आपसे पूछी जाएगी तो अपग्रेडेशन की सहमति पर जरूर क्लिक कर दीजिए। फिर आगे लिखते हैं द्वितीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य किया जाएगा यदि अभ्यर्थी को उनके द्वारा भरे गए अपग्रेडेशन विकल्प के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो आवेदक अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश ले सकता है, किंतु यदि द्वितीय चयन सूची में आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया जा सकता है तो ऐसे केस में आवेदक प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। यदि आपने फीस नहीं जमा करी है और आप अपग्रेडेशन के लिए चले गए और दूसरी सूची में भी यदि आपका नाम नहीं आता है तो आप प्रवेश प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि आपको क्या विकल्प लेने हैं और आप अपग्रेडेशन के लिए कब जाए। दोनों कंडीशन आपको मैंने समझा दी है। दोनों आपको यदि ना समझ में आई तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे से रिवाइंड करके देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे 14.2 में बोलते हैं कि राज्य के बाहर के आवेदकों का प्रवेश तो होगा मगर उनको इसका अवसर कब दिया जाएगा? अभ्यर्थियों को मेरिट सूची ओपन राउंड में जारी की जाएगी। वो अभी आके रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे मगर ओपन राउंड जब होगा तब उनकी सूची जारी की जाएगी। ओपन राउंड के बारे में लिखते हैं 14.4 के अंतर्गत नवीन रजिस्ट्रेशन एवं पूर्व के रजिस्ट्रेशन को मिलाकर पंचम चयन सूची जारी की जाएगी। इसमें राज्य के बाहर के आवेदक भी शामिल होंगे तथा समस्त सीटों का कन्वर्जन किया जाएगा तथा संस्थावार व्यवसायवार शेष सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची से मेरिट सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी। अब जो ओपन राउंड होगा उसमें पहले का रजिस्ट्रेशन, नए रजिस्ट्रेशन और जो बाहर राज्य के आवेदक उन सबको मिलाकर कन्वर्जन कर दिया जाएगा और सीट का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। सिंपल इज दैट। सीएलसी राउंड की बात करते हैं। निर्धारित तिथि को मेरिट सूची के आवेदकों को संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थित होना है। जैसे कि पहला होता रहा है कि सीएलसी राउंड में आप जाते हैं और संस्था में एडमिशन लेते हैं। निर्धारित समय पर उपस्थित आवेदकों का पंजीकरण किया जाएगा और उनकी उपस्थिति प्रचार द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। उपस्थित आवेदकों की चयन सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी तथा प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। बहुत आसान है, जैसा पहला होता है था वैसे ही होगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं। पहले आओ पहले पाओ। सीएलसी राउंड के पश्चात यदि सीटें रिक्त रह जाएंगी तो विभाग द्वारा नियम अनुसार संस्था स्तर पर आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एक मेथड होती है उस पर दे दिया जाएगा। सीएलसी के सारे राउंड खत्म हो गए, उसके बाद ये वाला राउंड आएगा और उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रवण बाधित आवेदकों के लिए सत्र अगस्त 2023 में 100% श्रवण बाधित आवेदकों के लिए निम्न संस्थाओं में सीट
का आरक्षण किया गया है उसका विवरण देख लेते हैं। संभागीय जबलपुर, व्यवसाय का नाम रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यहाँ पर 24 सीटें हैं। संभागीय उज्जैन, यहाँ पर 12 सीटें हैं। संभागीय इंदौर में 24 सीटें हैं। भोपाल में 24 सीटें हैं और रीवा में 12 सीटें, कुल मिलाकर 96 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। आगे देख लेते हैं दृष्टिबाधितों के लिए इसी प्रकार से कुछ सीटें आवंटित की गई हैं। जबलपुर के लिए 24 सीटें, उज्जैन के लिए 12 सीटें, भोपाल के लिए 24 सीटें हैं, रीवा के लिए 24 सीटें हैं, ग्वालियर के लिए 12 सीटें, कुल 96 सीटों पर आरक्षण उनके लिए दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं एडमिशन का एक और प्रोसीजर। अब ये वाले जो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 पॉइंट, ये आपको बहुत कंफ्यूजन भी करते हैं और लोग आके आपसे पूछते भी, तो इनको क्लियर रख लेना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, नाती, नाती, तो 3% का रिजर्वेशन दिया गया। सैनिक, दूसरा पॉइंट है सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, उपलब्ध न होने पर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत कर्मियों के पुत्र पुत्रियों के लिए 3%, अधिकतम 10 स्थान प्रति संस्था, ये वहां पर रिजर्व किया गया। फिर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारी संचालनालय कौशल विकास तथा मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अधीन कार्यरत सेवा में रहते हुए दिवंगत कर्मचारियों के पत्नी, पति तथा पुत्र पुत्रियों के लिए 5% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया। शासकीय ITI में प्रवेश के MSc के A, B तथा C श्रेणी के उम्मीदवार के लिए स्वीकृत प्रवेश की क्षमता का 2% आरक्षण रहेगा। ये 4 पॉइंट है, इनको ध्यान में रख लेना है। फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही 4 पॉइंट पर आपसे पूछताछ की जाएगी सबसे ज्यादा। तो आइए बात करते हैं एडमिशन फ्लो की, कि एडमिशन इस बार किस प्रकार से होने वाले हैं। पहला रजिस्ट्रेशन करना है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, फिर उसके बाद इमेज अपलोड करनी है, फिर फीस पे करनी है, उसके बाद उसकी प्रिंट रिसिप्ट निकालनी है। सिंपल से 5 स्टेप में इन लोगों ने बनाया है ये पोर्टल नया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश महत्वपूर्ण पहले कुछ बताए थे, अभी कुछ और बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है पंजीकरण से पहले रूल बुक पढ़ना है आपको 2023 की, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो अब आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। समस्त प्रमाण पत्रों को अपने साथ रख ले, स्कैन करवा के रख ले, अच्छे से स्कैन करवा ले। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के बारे में बता दिया है, आगे कोई जरूरत नहीं है। पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना है, बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है। अपनी श्रेणी और उप श्रेणी का चयन प्रमाण पत्रों के अनुसार करें। हाँ भाई, ये बहुत शानदार पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार ही श्रेणी का चयन करें। जनरल में ना चले जाएं, ओबीसी वाले जनरल से ना चले जाएं, भाई कैटेगरी में रहना है। सफेद बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए आपके पास, ये भी वैलिड पॉइंट है। 15 KB से लेकर 100 KB के बीच में फोटो अपलोड होगी, सही है, बना लेंगे आप लोग। हस्ताक्षर श्वेत पत्र में काले स्केच पेन से करना है, सफेद पेपर में काले पेन से साइन करना है। 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। फाइल का साइज भी बता रहे हैं इसमें। फोटो और हस्ताक्षर केवल JPG और JPEG प्रारूप में होनी चाहिए, भाई PNG नहीं करना है। JPG, JPEG 2 फॉर्मेट बता रहे हैं। पंजीकरण पेज पर ट्रेड सिलेक्शन क्लास का चयन ध्यान पूर्वक करें। अगर आप, अब देखिए बिल्कुल क्लासिफाई करके बताएंगे, अगर 8वीं के आधार पर विकल्प का चयन करते हैं तो केवल आप 8वीं कक्षा के उपयुक्त ट्रेड का चयन कर पाएंगे। देखिए बहुत दिक्कत आती है, लोग क्या करते हैं 8वीं क्लास का सिलेक्शन कर लेते हैं और जो ट्रेड मांगते हैं वो 10वीं क्लास के मांगने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसलिए रूल बुक पढ़ने उन्होंने पहले ही बोल दिया और मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। और आप अपने ट्रेड को चयन से लेकर यदि कोई कंफ्यूजन है तो रूल बुक एक बार जरूर डाउनलोड कर ले और देख लो। अगर आप 10वीं के आधार पर चयन करते हैं तो 10वीं की कक्षा जो है, 10वीं कक्षा के अनुसार जो ट्रेड उपयुक्त होगा वही आपको दिखने वाला है। और यदि आप 8वीं और 10वीं दोनों के आधार पर विकल्प का चयन करते हैं तो आप 8वीं और 10वीं दोनों कक्षा के लिए जो भी ट्रेड वहां पर होंगे दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाए। समझ में आ गया? अभी रूल बुक के हिसाब से सारी चीजें मैंने कवर कर दी है इसके पॉइंट पे। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, वेबसाइट आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। वेबसाइट है dsd.mp.gov.in। इससे पहले MP ऑनलाइन पर हो रही थी, अब ये नए पोर्टल पर आ गई, तो इसका लिंक नया है, आप वीडियो में देखते जाइए और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और टाइम स्टैंपिंग भी करूंगा, जिससे आप, यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया और आपको किसी एक पार्ट में दिक्कत जा रही है तो आप डायरेक्ट उस टाइम स्टैंपिंग पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको वहीं पर ले जाएगा और आप अपनी वीडियो देख सकते हैं बार बार। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे दिया है प्रवेश का। इस प्रवेश पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। आपको जाना है
प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2023 के अंदर। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर आपको, अब भाई आप तो नए हैं इस पोर्टल पर, तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर करें की बटन मिली है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। रजिस्टर की बटन कर दिए भाई, 10वीं की अंक सूची के अनुसार अपना नाम लिख देना है, पापा का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है। अपने मन से मत दर्ज कर देना, नहीं तो फिर वही दिक्कत में फंस जाओगे। उसके बाद जन्म तिथि तारीख कैलेंडर आपको चुनना है। उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डालना है। फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है। ओटीपी आएगा मोबाइल को, उसको डाल देना है। मोबाइल और ईमेल पे भी चला जाएगा, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ओटीपी आपके मोबाइल पर भी जाएगा और ईमेल पे भी चला जाएगा, उसको आपको सबमिट कर देना। ईमेल पे एक अलग ओटीपी आने वाला है, मोबाइल पे एक अलग ओटीपी आएगा, दोनों भर देना। और ऊपर इन्होंने आपको यहाँ पर नोट पॉइंट भी दे दिया है भाई, गूगल ट्रांसलेट करके लिखे हिंदी में। यदि आपका नाम सही नहीं आ रहा है, इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ढंग से, गूगल ट्रांसलेट से करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। आप फिर यहाँ पे सबमिट का बटन जो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं अगले पेज पर चले जाते हैं। क्लिक करने पर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी, एक मैसेज दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, उसमें लिख देगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नाम लिख देगा, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। फिर आप पासवर्ड बता देगा, काइंडली आपका एक जो भी है सारी डिटेल्स वो यहाँ पर कुल मिला के आपको बता देता है, पासवर्ड बता देता है। पंजीकरण क्रमांक जो है वो आगे आपको कंफर्म करना है। आप कंफर्म की बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और आगे चलते हैं। ये आप आगे जैसे जाते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको 5 चरण में बताया कि अभी सब जगह यहाँ पर क्रॉस लगा है। अभी क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर में, तो अभी यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। कैंडिडेट की डिटेल जो आपने भरी थी वो यहाँ पर आपको सारी दिखा रही, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से मुझे ये छुपाना पड़ा है, इसलिए मैंने इनको कवर कर दिया, मास्किंग कर दी। अदरवाइज आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल ऑफ एमपी है कि नहीं है, ये सब यहाँ पर आपको डिटेल दिखा रहा है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर पंजीकरण को जो है पूरा करने की बटन है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक कर देते हैं आपके पास एक नया पेज आ जाता है और देखिए यहाँ पर अब आ गई है टिक मार्क। रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसीजर तो आपने पूरा कर लिया। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, तो आप मूल निवासी हैं कि नहीं ये पूछ रहा है, किस धर्म में आते हैं, 10वीं किस ITI में जो आप किस कक्षा के आधार पर प्रवेश लेना चाहते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, समग्र ID भरिए, आधार भरिए, आप किस जगह मूल निवासी कहाँ पर है, जेंडर भरिए, कैटेगरी भरिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए, EWS की कैटेगरी में आते हैं तो वो भरिए, उसका एक सर्टिफिकेट नंबर है वो भरिए, डेट ऑफ इशू क्या है, इश्यू ऑफ अथॉरिटी कौन है, ये सब की जानकारी आप भर दी और उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके नीचे डिटेल आपके एड्रेस वगैरह की भरनी है, स्टेट कहाँ पर रहते हैं, तहसील कहाँ पर है, ये सारी जानकारी, पिन कोड वगैरह आपको भर देना है और से सबमिट टू सेव का बटन है उस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको सबमिट टू सेव का एक वो वेरिफिकेशन पूछता है, यस कर दें आपको कि अभी आपको और रुकना है। अगर वेरीफाई नहीं किया तो कैंसिल करके फिर से वेरीफाई कर लो, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। हम लोग यस की बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यस की बटन पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जैसे ही पहुंचते हैं हम लोगों को फिर वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाने लगता है, जो बची हुई थी जो आपने सेलेक्ट कर ली वो आपको दिखा रहा है, ये पूरी डिटेल आ गई है। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर अब आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं वो आपको बोल रहे हैं भाई साहब आप भर दीजिए 10वीं में कितने नंबर आए थे, 12वीं में कितने आए थे, जो क्लास में जितने नंबर आए थे, किस ईयर में पास हुए थे वो भर दीजिए, परसेंटेज कितने थे, ग्रेड मिले थे, CGPA मिला था, कितने मार्क्स कितने में से मिले थे, टोटल परसेंटेज कितना भरा मिला था आपको, वो सब अपने डॉक्यूमेंट से देखकर भर लीजिए। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है, आसानी से भर जाए। आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद अब आपको आता है 2 टिक हो गए, यहाँ पे देखिए 2 टिक हो गए, रजिस्ट्रेशन सही हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर लिए, ये आपका डिटेल दिखा रहा है। अब इमेज अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। इमेज अपलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। सारे आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिए। वर्तमान पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करें, सफेद बैकग्राउंड के साथ करें, रंगीन फोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड बस सफेद होना चाहिए, जो भी है उसका साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आप 70-80 KB के आसपास का बनाइए और JPG और JPEG फॉर्मेट में इसको डालना है। इसके बाद जो है अपलोड हस्ताक्षर, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको एक सफेद कागज लेना है, उस पर लिख लेना है, अपना साइन कर देना है और उसको अपलोड कर देना है।
इसमें भी बताया कि 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 KB तक की रखिए। तो 50 KB बोल रहे तो आप 40 KB में बनाइए, जिससे कि आपको अपलोड करने में दिक्कत न जाए। अभी आप 50 KB की बना लेते हैं तो कई बार वो आपको बोल देता है कि साइज मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप 40 KB की बनाइए। हमेशा 10% या 15% उसको कम अपने को अपलोड करना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास अपलोड, जैसे आप फोटो अपलोड करते हैं, अपलोड फोटो का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको सैंपल दिख रहा है या आपको नमूना दिखेगा आपका जो आपने फोटो अपलोड करी है, और यहाँ हस्ताक्षर दोनों दिख जाएंगे। और यहाँ पर उसके बाद आप अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही अपलोड फोटो पर क्लिक करते हैं तो ये 3 अब हमारे पास टिक आ गए कि पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई और फोटो अपलोड करना। अब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, इस पर टिक लगाना है, प्रोसीड विथ पेमेंट। अब भुगतान जो मैंने बताया था, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, वो सारी प्रोसीजर इसके आगे पहुंचने वाली है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर भुगतान के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जनरल इंफॉर्मेशन आपकी दिखने लगती है और आपसे पूछता है भाई कितना पैसा आपको पेमेंट करना है, ये भी दिखा रहा है, पेमेंट की डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जो भी आप चाहें उससे सेलेक्ट करें और पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो खुद कर लें या किसी कियोस्क पे जाएं तो वो अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करके, डेबिट कार्ड यूज करके वो आपका पेमेंट कर देगा नेट बैंकिंग से। तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग ये सब करते रहते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारे 5 स्टेप यहाँ पर पूरे हो गए, हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दिया है प्रिंट एप्लीकेशन, यही लास्ट स्टेप मैंने बताया था कि आप एप्लीकेशन प्रिंट कर दीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक करते हैं आपको एक एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है, उसको आप सेव एज PDF कर लें सबसे पहले, और दूसरी चीज तत्काल उसको अपने मेल पर डलवा लें, क्योंकि आप लोग उसका प्रिंट ले लेते हैं फिर प्रिंट कहीं घूम जाता है तो फिर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले दुकान वाले भैया से उसको ईमेल करवा लें, और खुद कर रहे हैं तो खुद को ईमेल कर लेते हैं। तो प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और हम ये जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। यदि कोई आपके नए फॉर्म्स आने वाले हैं उसकी जानकारी भी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाया जाए। आपके कमेंट्स को पढ़कर हम उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और उनको टाइमली लेकर आएंगे। हमने अपने वादे के अनुसार इस वीडियो को लेकर आए, और फॉर्म लाइव होने की जस्ट 12 घंटे के अंदर हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।